आज हम नेक्स्ट जेएस के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से आप काउंटडाउन टाइमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपनी मेजर फाइल यहाँ पे टाइमर से रिलेटेड क्रिएट कर कर रखी है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी देख सकते हैं, जो कि हमारे पास ओपन है। मेरी जितनी भी डिज़ायर फाइल्स हैं वो यहाँ पे मेरे सोर्स के फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें मेरी मेन फाइल जो कि page.tsx कहलाती है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ज़्यादातर लोगों के पास या तो page.tsx की फाइल होती है, index.tsx की फाइल होती है। दोनों हमारे पास एक ही तरीके से वर्क करती हैं। इसके अलावा हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर हम अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपने page.tsx से रिलेटेड, क्योंकि हम एक काउंटडाउन टाइमर बनाने जा रहे हैं। तो काउंटडाउन टाइमर बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे वो बेसिकली काउंटडाउन टाइमर की .tsx की फाइल मुझे क्रिएट करनी होगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको नज़र भी आए अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देखें मेरे पास सोर्स एंड एप्लीकेशन अवेलेबल है। इस सोर्स के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं राइट क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करके मैं न्यू फोल्डर का ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। अब मुझे यहाँ पे जो अपना फोल्डर क्रिएट आउट करना है उसको मुझे एक नाम देना है, तो मैं इसको सिंपल कंपोनेंट्स का नाम जो है वो प्रोवाइड आउट करूंगी। आप हमेशा जब भी कोई चीज़ ऐसी नेक्स्ट जेएस के अंदर क्रिएट करेंगे जिसमें आपने page.tsx से सेपरेट कोई फाइल बनानी हो, तो हमेशा सोर्स के अंदर एक अदर न्यू फोल्डर क्रिएट करें कंपोनेंट्स के नाम का। अब इस जो आपने फोल्डर बनाया है इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करें उस नाम से जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर बनाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल इसका नाम लिखती हूँ काउंटडाउन टाइमर। आगे मुझे अपने अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन देनी है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी। सो यू कैन इजिली सी कि मेरा जो काउंटडाउन टाइमर का यहाँ पे प्रोजेक्ट था वो क्रिएट आउट हो गया। आरएफसी करूंगी सिंपल एंड यहाँ पे एक काउंटडाउन टाइमर का रिएक्ट फंक्शन क्रिएट कर लूंगी ताकि किसी भी किस्म का एरर नहीं आए। आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट जेएस का जो मेन पेज होता है page.tsx है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने page.tsx के अंदर जाएंगे और ये जो मैंने काउंटडाउन टाइमर का पेज यहाँ पे क्रिएट आउट किया है, मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूंगी वहां पे ताकि मेरे पास इसका रिजल्ट आए। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास काफी सारा डेटा लिखा है, मैं इसको रिमूव करूंगी। यहाँ पे भी मैं बेसिक स्ट्रक्चर अपना टाइप आउट कर लूंगी। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी ग्लोबल डॉट सी एस एस ठीक करनी है। तो हम पहले ही जो है वो अपनी ग्लोबल डॉट सी एस एस ठीक कर देंगे। तो आप देखें जो हमारी लाइंस होंगी वो यहाँ से सिंपली रिमूव्ड हो जाएंगी। तो आप देखें कि 100% हमारे पास जो वर्किंग है वो क्रिएट आउट हो रही है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हम यहाँ पे चीज़ों में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ों की चेंजेस दिखाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आता रहे। अब तक हम जब भी आरएफसी करते हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट करके कमांड आती है। यहाँ पे क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक कांस्टेंट काउंटडाउन टाइमर बना रही हूँ, तो मैंने कांस्टेंट की कमांड ली है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक अदद होम पेज लूंगी। होम पेज हम जो है वो यहाँ पे रिएक्ट के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे और साथ में मैं इसको एक फंक्शन यानी कि एफ सी की जो टाइप होती है फंक्शन कंपोनेंट की, यानी कि रिएक्ट का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम जो है वो अपनी नॉर्मल यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की फाइल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट जेएस की फाइल होती है वो क्रिएट आउट होती है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। रिटर्न आप जब भी यूटिलाइज करेंगे इस तरीके से आपके पास यूटिलाइज होगा। रिटर्न में आपको पता है आपके पास कोई ना कोई मेन एलिमेंट होना चाहिए, तो हम हमेशा डिफ का एलिमेंट रखते हैं और डिफ के एलिमेंट के अंदर हम जो है वो अपनी चीज़ों को क्रिएट आउट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर एक H1 क्रिएट करूं और इसके अंदर मैं सिंपल हेलो काउंटडाउन टाइमर लिखूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास अभी जो है वो क्रिएट आउट हो रहा है। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी जो है वो चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख के दिखा रही थी यहाँ पर हमारी चीज़ों से रिलेटेड। अब क्या है कि यहाँ पे एरर आने की एक और वजह क्या है, एक और वजह ये कि मैंने भी कांस्टेंट किया हुआ है, अभी मैंने चीज़ों को एक्सपोर्ट भी नहीं किया है। तो मैं एक्सपोर्ट करूंगी और एक्सपोर्ट करके डिफॉल्ट फंक्शन करूंगी और डिफॉल्ट फंक्शन को
को मैंने नाम क्या दिया है, मैंने उसको सिंपल नाम दिया है होम। तो देखें जैसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हेलो काउंटडाउन टाइमर जो है वो मेरे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ गया। तो कभी भी कोई भी एरर्स आए तो आप मेक श्योर करें कि चेक करें कि एरर्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो हमारा जो मेन पेज था वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। अब हमारा टास्क क्या है, अब हमारा टास्क ये है कि हमने इंपोर्ट करवाना है अपने काउंटडाउन टाइमर को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है आप होम के ऑप्शन से ऊपर इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट की कमांड लिखूंगी। अब मुझे क्या चीज़ इंपोर्ट करानी थी, मुझे यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास काउंटडाउन टाइमर आ रहा है। यहाँ पे इसका पाथ क्या दे रहा है, @component हैश काउंटडाउन टाइमर। अगर आपने बिल्कुल ठीक बनाया होगा तो आपका बिल्कुल परफेक्ट पाथ जो है वो डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप फाइल ठीक तरीके से बनाते हैं तो सारी चीज़ें ठीक तरीके से आपके पास होंगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हम जब भी कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, मैंने प्रीवियसली भी आपको जो है वो टाइपराइटर इफेक्ट बताया था। तो जब हम टाइपराइटर इफेक्ट को भी इंपोर्ट करते थे तो हम क्या एक चीज़ करते थे, हम एक चीज़ कंपाइल्ड आउट करते थे जो कि कहलाती थी यूज़र क्लाइंट। क्यों, क्योंकि हम जो है वो इसको फॉर द यूज़र क्रिएट आउट करते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्वर के अकॉर्डिंगली यूज़ भी करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टॉप पे जाते हैं और आप सिर्फ जो है यहाँ पे जाके यूज क्लाइंट लिख देते हैं। यानी कि ये जो मैं अभी काउंटडाउन टाइमर का फंक्शन इंपोर्ट करवा रही हूँ इसको एज अ क्लाइंट मैं यहाँ पर यूज करूंगी। तो हमारी पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हमने सिंपल अपना काउंटडाउन टाइमर जो है वो इंपोर्ट कर लिया। अब थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। मुझे इस H1 की कोई ज़रूरत नहीं है। इस H1 की जगह बेसिकली मैं क्या करूंगी, इसकी जगह बेसिकली मैं काउंटडाउन टाइमर के फंक्शन को कॉल्ड आउट करूंगी। तो अब मैं काउंटडाउन टाइमर के अंदर जो भी चीज़ लिखूंगी, फिलहाल के लिए वहां पे काउंटडाउन टाइमर लिखा है तो काउंटडाउन टाइमर जो है वो लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा मेन पेज था उसके अंदर काउंटडाउन टाइमर हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो हमारा यहाँ तक का जो प्रोसेस है पेज डॉट टी एस एक्स से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। काउंटडाउन टाइमर की फाइल को क्रिएट आउट करते हैं। काउंटडाउन टाइमर की फाइल क्रिएट आउट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है। तो मैं सिंपल इंपोर्ट की कमांड यूज़ करती हूँ क्योंकि हमने अपने पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर रिएक्ट की कमांड यूज़ की थी। तो हम यहाँ पे भी रिएक्ट का यूज़ करेंगे। रिएक्ट को यूज़ करते हुए मैं दो डिपेंडेंसीज को यहाँ पे कॉल्ड आउट करूंगी। एक कहलाती है मेरे पास यूज स्टेट की डिपेंडेंसी और इसके साथ साथ दूसरी मेरे पास कहलाएगी यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी। दोनों को कॉल्ड आउट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे स्पेसेस का ख्याल रखना है, अदरवाइज जो है वो आपके पास चीजें वर्कआउट नहीं करती। दोनों को कॉल्ड आउट हम करेंगे यहाँ पे रिएक्ट के फंक्शन से। तो मैं सिंपल यहाँ पे रिएक्ट का फंक्शन जो है वो यूज आउट कर लूंगी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा, जब मेरी दोनों की दोनों डिपेंडेंसीज यहाँ पे कॉल्ड आउट हो जाएंगी तो दोनों को कॉल्ड आउट करने के बाद मैं सिंपल अपने कंपोनेंट्स की डिक्लेरेशन करूंगी। यानी कि अभी जो मैं पेज डॉट टीएक्स के अंदर कांस्टेंट अपनी काउंटडाउन टाइमर को क्रिएट आउट करके आई थी, तो यहाँ पे भी मैं सिंपल उसी तरीके से अपना काउंटडाउन टाइमर जो है वो क्रिएट आउट करूंगी। अगेन इस काउंटडाउन टाइमर को यूज आउट करते हुए हम यहाँ पे अगेन रिएक्ट के जो है वो अपने फंक्शंस कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो मैं इसके लिए रिएक्ट डॉट एफ सी लिखूंगी। ये सेम उसी तरीके से जैसे हमने पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर लिखा था। इसके बाद इसका यूटिलाइजेशन हम एरो फंक्शन के थ्रू करते हैं। एरो फंक्शन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को कंपाइल्ड आउट करते हैं। अपनी चीज़ों को कंपाइल्ड आउट करने के लिए बेसिकली मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट में इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटडाउन टाइमर लिख देती हूँ ताकि हमारे पास ये जो है वो वर्किंग करे। अभी यहाँ पे आपके पास एरर्स जो है वो जनरेट आउट होंगे तो आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा निगलेक्ट करें। जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो एरर्स भी हमारे पास ठीक हो जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। काउंटडाउन फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे चीज़ें इनिशियलाइज करनी है। जब हम चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं तो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास कहलाती है। इसके अंदर मैं चीज़ों को इनिशियलाइज कर सकती हूँ, उनको ट्रैक कर सकती हूँ और ट्रैक के साथ साथ अगर मुझे कोई आइटम स्टोर करने हो तो वो सारी चीज़ें हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। इस कांस्टेंट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करती हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर एक टाइम की प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ और उसके साथ साथ हम यहाँ पे
सेट टाइम की प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं, यानी कि मैं जो भी कोई काउंटडाउन टाइमर में टाइम दूंगी वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसका यूज स्टेट मेरे पास बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे यूज स्टेट जो होता है वो हमारे पास फंक्शन होता है, वो मेरे पास यहाँ पे रहेगा जीरो। जीरो जब मैं इसको रखूंगी तो वो यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टार्ट आउट होगा जीरो की प्रॉपर्टी से। अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि स्टेट मैनेजमेंट में स्टोर कर लिया अपने टाइम को। जब मेरा टाइम स्टोर होगा तो स्टोर होने के बाद वो रन भी करेगा। तो रन करने के लिए मैं एक और कांस्टेंट का यूज करती हूँ और यहाँ पे इस रनिंग की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी, उसको यूज कर लेती हूँ। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके अकॉर्डिंगली, ताकि आप नामों को याद भी रखें, और अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल सेट के अकॉर्डिंगली यूज करती हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे सेट इज रनिंग जो है वो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेरा रन टाइम होगा काउंटडाउन टाइमर का वो बताया है। इसके बाद मैं अगेन यूज स्टेट का फंक्शन यूज करूंगी और मैं कहूंगी कि काउंटडाउन टाइमर जब तक चलता रहे जब तक मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो, मेरे पास स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक मेरा टाइमर जो है वो यहाँ पे चलता रहेगा। अब मैंने टाइमर को ट्रैक कर लिया, उसको जो है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका रिमेनिंग टाइम भी बताना है। तो मैं एक और कांस्टेंट क्रिएट आउट करती हूँ। इस कांस्टेंट के अंदर मैं इसका नाम दूंगी रिमेनिंग टाइम। आप जो है वो अगर अगेन अपने अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज करना चाहें तो आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट आउट करती हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे रिमेनिंग टाइम का नाम प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। इसका भी स्टेट हम सेट करेंगे। इसका जो हमारा यूजर स्टेट रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, वो मेरे पास यहाँ पे रहना चाहिए अगेन से जीरो। हमने जीरो से शुरू किया था, हम जीरो पर ही इसको खत्म करेंगे। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इन केस मेरी जो भी कोई फाइल है वो यहाँ पे मेरे जो है रन टाइम के अकॉर्डिंगली फॉल्स हो जाती है। अब हमने हमारा जो मेन टारगेट था टाइम सेट करने का वो यहाँ पे सेट आउट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने यहाँ पे नोड जेएस के हुक्स का यूज करना होता है। हमने बेसिकली नोड जेएस के हुक्स का यूज क्यों करना है कि हम जो भी चीज क्रिएट आउट करेंगे यहाँ पे अपने काउंटडाउन टाइमर से रिलेटेड आउटलुक, वो जो है वो यहाँ पे कनेक्ट आउट होंगे। कनेक्ट आउट होने के लिए हमने क्या करना होता है, बेसिकली उसमें हमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो वो जो मैं लॉजिक इम्प्लीमेंट करूंगी वो मैं यहाँ पे हुक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगी। जैसे कि मैंने ऊपर यूज इफेक्ट की कमांड यूज करी थी, तो मैं उसको अगेन यहाँ पे यूज करूंगी। तो हम यूज इफेक्ट के फंक्शन को यहाँ पे सबसे पहले कॉल्ड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड डिजायर प्रॉपर्टीज अलॉट करेंगे। इसको हम यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन रखेंगे और एम्प्टी फंक्शन रखने के साथ साथ अगेन मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करते हुए इसको क्रिएट करूंगी। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अपनी टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए मैं आपको ये सिखाऊंगी, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वार्टर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है तो टाइप स्क्रिप्ट आपको आसानी से समझ आएगी। अगर आपके पास सेट टाइम आउट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी टाइप स्क्रिप्ट से जो है वो क्लियर है और डिले फंक्शन का, तो आपके लिए ये चीज़ समझना काफी आसान होगी। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैंने यूजर इफेक्ट को कॉल किया, मैं कहती हूँ कि आप लेट करें यहाँ पे टाइमर को, और टाइमर बेसिकली क्या होगा, मेरे पास ये नोड जेएस के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा। इसका जो नेम स्पेस है वो रहेगा नोड जेएस में, और साथ में मैंने इसको असाइन आउट किया है टाइम आउट की क्लास, तो वो क्लास मैंने यहाँ पर डिफाइंड आउट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, मैं एक ऐसी कंडीशन लगाती हूँ कि जब टाइमर रन कर रहा हो और जो मेरा रिमेनिंग टाइम है जब वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाए 1 सेकेंड से रिलेटेड, तो मेरे टाइमर को यहाँ पे क्या चीज जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। मैं एक इफ की कंडीशन लगाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर मेरा जो यहाँ पे इज रनिंग है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे और के लॉजिक गेट का, एंड के लॉजिक गेट का यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि अगर जो मेरा इज रनिंग है और जो मेरा रिमेनिंग टाइम है वो दोनों ग्रेटर देन जीरो हो जाएं, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे क्या करें, उस केस के अंदर आप यहाँ पे टाइमर जो है वो उसको सेट इंटरवल के अकॉर्डिंगली यूज कर लें। सेट इंटरवल का मतलब आप सबको पता है कि सेट इंटरवल के अंदर क्या होता है, ये भी हमारे पास एक अलग फंक्शन होता है, और इसके अंदर हमारे पास जो हमारा रिमेनिंग टाइम होगा उसके बीच में इंटरवल आ जाएगा। जैसे नॉर्मली मूवीज के बीच में इंटरवल आता है, उसी तरीके से ये भी मेरे पास यहाँ पे वर्क करेगा। इसको भी मैं एम्प्टी
क्रिएट आउट करूँगी क्योंकि अब तक मैंने कोई डिज़ायर्ड चीज़ जो है वो सोची नहीं है कि मुझे क्या प्रोवाइड आउट करनी है, तो मैं इसीलिए सिंपल इस इंटरवल को भी एम्प्टी प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे अपनी एक और प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ जो कि मेरे पास सेट टाइम रिमेनिंग टाइम की प्रॉपर्टी है। मैं कहती हूँ कि जो मेरी सेट रिमेनिंग टाइम की प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, वो मेरे पास जो भी मैंने कोई प्रीवियस टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें हमारे टोटल टाइम में से -1 करना है। यानी कि अगर मैंने काउंटडाउन टाइमर 10 तक दिया है तो जो भी मेरा काउंटडाउन टाइमर 10 से स्टार्ट होगा उसको 0 तक जाना है। तो 0 तक जाने के लिए वो क्या करेगा, हर बार -1 करेगा। तो मैं यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू दूंगी असाइन, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको 1 में से उसमें से 1 माइनस करते रहना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करेंगे। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम जो है वो ऐसा कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे जिसके अंदर हम इस वाली प्रॉपर्टी को असाइन करते थे। मैंने अपने चैनल पे भी आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है कि आप किस तरीके से इस वाले सेट टाइम आउट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्टली जो फंक्शन मैंने डिप्लॉय किया है वो कितना किया है, वो मैंने 1000 डिप्लॉय किया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक एरो फंक्शन भी आएगा, तो हम एक एरो फंक्शन भी लगा लेते हैं ताकि हमारी सेट टाइम आउट की जो कमांड है वो ठीक हो जाए। तो राइट साइड से आप देखेंगे कोड जो है वो कुछ हद तक हमारा ठीक हो गया। अब क्या है कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे 10 से 0 आना है तो हर बार -1 होगा, लेकिन हर बार -1 करने के बाद जो है वो बाकी कंडीशन क्या होगी, हमने इफ की कंडीशन लगाई है तो हम एल्स की कंडीशन भी लगाएंगे। एल्स की कंडीशन से पहले हमने यहाँ पे 3 चीजें रखी थी ना, तो हम 3 कंडीशंस लगाते हैं। मैं सबसे पहले लगाती हूँ एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ की कंडीशन लगाते हुए हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं आपको वो कंडीशन बताती हूँ कि अगर आपका टाइमर जो है वो क्या हो, स्टॉप हो जाए और 0 तक जो है वो ना जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट तो एल्स में 0 रहेगा ही। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिमेनिंग टाइम है आप उसको यहाँ पे ऑपरेट कराएंगे 0 तक। ये भी आपने टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन पढ़ा है। और इसके अंदर जो है मैं एक फंक्शन और अलाउड करूंगी और उसमें मैं कहूंगी कि मेरा जो कौन सा टाइम है, यहाँ पे जो मेरा रनिंग का टाइम है, इस रनिंग का जो मेरा टाइम होगा इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं फॉल्स कर दूँगी। जब मैं इसको फॉल्स कर दूँगी तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 0 तक चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे सिंपल काम करना होगा और सिंपली मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न कराना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न करा देते हैं और वैल्यू रिटर्न कराते हुए मुझे इसका फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ कि जब ये 0 तक चला जाए तो 0 के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पे इसको क्लियर कर दो। क्या करो, इंटरवल का जो है मेरा उसको क्लियर कर दो, यानी कि मेरा जो टाइमर है आपने बेसिकली क्या करना है, उसको क्लियर कर देना। एल्स आपने क्या करना है, एल्स जो है वो आप यहाँ पे, एल्स आप क्या करो, आप यहाँ पे जो भी मेरा इस रनिंग का यहाँ पे टाइम है और इसके साथ साथ इसकी जो वैल्यूज है और जो मेरी रिमेनिंग टाइम की वैल्यूज है, उन दोनों को आप यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लीजिए। तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक हमारा जो हुक का स्टेप होगा वो क्रिएट आउट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं क्रिएट आउट करने के लिए। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक हमारा काउंटडाउन टाइमर काफ़ी हद तक चल गया है। मैं एक्सपोर्ट की कमांड को डाउनवर्ड ले जाती हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। हम जैसे जैसे चीज़ें लिखते जाएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो आउटपुट भी दिखता चला जाएगा। अब हमने अपनी 4 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मैंने कंडीशंस तो अप्लाई कर दी। कंडीशंस अप्लाई करने के बाद मुझे उन कंडीशंस को हैंडल भी करना होगा। यानी कि अगर वो शुरू हो जाता है, वो पॉज़ हो जाता है या वो रीसेट हो जाता है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि हमारा काउंटडाउन टाइमर 3 बटन्स पे बेस करता था, स्टार्ट, पॉज़ एंड यहाँ पे रीसेट के ऊपर। तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी मुझे जो है वो यहाँ पे हैंडल करनी होंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने इवेंट्स को हैंडल करते हैं। इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने टाइमर को सबसे पहले तो स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मेरे पास 3 बटन है, एक बटन स्टार्ट का, एक बटन पॉज़ का और एक बटन है मेरे पास यहाँ पे रीसेट का। तो एक-एक करके बटन्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एक-एक करके बटन्स क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करती हूँ और मैं इसको जो है वो सिंपल एक नाम दे देती हूँ हैंडल स्टार्ट का, ताकि हमें याद रहे कि हमने अपना जो है वो यहाँ पे सबसे पहले काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट किया है।
इस काउंटडाउन टाइमर को स्टार्ट करते हुए हम सिंपली एरो फंक्शन का यूज करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एम्प्टी एरो फंक्शन क्या कहलाता है। और इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर मैं एक कमांड रखूंगी। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा टाइम जो है वो यहाँ पर 0 के अकॉर्डिंग हो, तो उस केस में आप क्या करें, उस केस के अंदर आप जो मेरा सेट टाइम होगा ना, सेट रिमेनिंग टाइम, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर दें। यानी कि मेरा जो काउंटडाउन टाइमर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ मेरी इस रनिंग की भी जो कमांड होगी वो भी यहाँ पर वर्किंग करने लग जाएगी। यानी कि टाइमर जब स्टार्ट होगा तो ये दोनों कमांड्स मेरी बेसिकली क्या होंगी, ये दोनों कमांड्स मेरी सबसे पहले ट्रू होंगी यहाँ पर। इन दोनों कमांड्स के ट्रू होने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे पाउस वाला टाइमर यूज करना होगा। यानी कि सबसे पहले अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू हो तो मेरी दोनों कमांड्स जो है वो रनिंग होने शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मुझे चेंज करना होगा। इस रनिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे मुझे दोनों कमांड्स देनी है, तो रिमेनिंग टाइम की कमांड आएगी। ठीक है, हम जब अपना पहला बटन यानी कि स्टार्ट का बटन शुरू करेंगे तो उस केस के अंदर रिमेनिंग टाइम भी ट्रू होना चाहिए मेरे पास, और इस रनिंग की कमांड जो है वो भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अभी जो हमारी इस रनिंग की कमांड है ना, इसको हम जो है वो फ्लेक्सिबल करेंगे। यानी कि जब मैं पाउस में जाऊंगी तो सेम मेरी ये कमांड क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फॉल्स होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। मैं एक कांस्टेंट क्रिएट आउट करती हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम रखती हूँ हैंडल पाउस। आप सिंपल पाउस भी रखना चाहें तो रख लें, बेसिकली इवेंट हैंडलर्स होते हैं, तो मैंने इसीलिए इसके साथ जो है वो याद रखने के लिए अलाउट आउट कर दिया है हैंडल का वर्ड, वरना आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भी डिस्क्राइब आउट कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर्टी देते हैं कि जो हमारा सेट इज रनिंग है वो बेसिकली मेरे पास क्या होना चाहिए, वो बेसिकली मेरे पास फॉल्स होना चाहिए। अगर सेट इज रनिंग मेरे पास फॉल्स होगा तो क्या होगा, मेरा काउंटडाउन टाइमर रुक जाएगा। अब इसके बाद लास्टली हमें क्या करना है, हमने अपने टाइमर को रीसेट करना है। हमने टाइमर चला लिया, हमने टाइमर को पॉज कर लिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, तीसरे बटन के अकॉर्डिंगली अपने टाइमर को मुझे यहाँ पे रीसेट करना है। तो उसके लिए भी मैं कांस्टेंट लेती हूँ, उसमें मैं इसको अगेन एक नाम देती हूँ हैंडल रीसेट के नाम का, और मैं कहती हूँ कि मेरा जो भी कोई हैंडल रीसेट है आप क्या करें, उसको यहाँ पर एरो फंक्शन में यूज करें, और एरो फंक्शन के अंदर इसमें मुझे कंडीशन लगानी है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि मेरा जो इस रनिंग का टाइम होगा वो फॉल्स रहेगा, तभी वो रीसेट हो जाएगा मेरे पास पाउस की तरह। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करती हूँ, इसको फॉल्स कर लेती हूँ, और साथ में मेरा जो सेट रिमेनिंग टाइम है यहाँ पे वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे पास 0। यानी कि 0 हो जाएगा तो मतलब रीसेट होने पे जो भी कोई नंबर होगा, यानी कि अगर 10 से काउंटडाउन टाइमर चल रहा है तो रीसेट करने के बाद वो 0 पे चला जाएगा। तो हमने इसको 0 पे कर दिया, और जो मेरा सेट टाइम हो जाएगा यहाँ पे, सेट टाइम की प्रॉपर्टी वो किस में जाएगी, वो भी मेरे पास यहाँ पे 0 पे जाएगी। तो यानी कि मैं जहां से भी शुरू करूंगी ये तीनों प्रॉपर्टीज मुझे 0 तक लाकर हर हालत में एंड आउट करनी होगी। तो यहाँ तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपने काउंटडाउन टाइमर की यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इसको एक दूसरे के साथ हुक करते हैं, और इसको यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे अपना काउंटडाउन टाइमर क्रिएट करेंगे, एंड क्रिएट करके इसका अमेजिंग सा आउटलुक मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो हमारा टाइमर यहाँ पे जो है वो क्रिएट आउट हो गया है, इसका हमें आउटपुट भी चाहिए होगा। तो अब हम इसके आउटपुट की तरफ चलेंगे और अपने स्क्रीन के ऊपर अपने काउंटडाउन टाइमर को क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ तक अपना काउंटडाउन टाइमर कंप्लीट कर लिया है अपनी सारी इंटरनल लिंकिंग करके। अब हम अपना फ्रंट एंड जो है वो क्रिएट आउट करने जा रहे हैं। बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने अपनी रिटर्न की कमांड का फंक्शन करना होता है। अब तक मैंने कहीं पर भी इंपोर्ट करने के बाद इसको रिटर्न नहीं किया था, तो सिंपल अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपल यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करूँगी, एंड रिटर्न का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को क्रिएट करूँगी। रिटर्न का यूज़ करते हुए सबसे पहले मैं एक अपना मेन डेफ का कंटेनर क्रिएट करूँगी, और अपने मेन डेफ के कंटेनर के अंदर मैं सारी की सारी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करूँगी। जैसे मैंने रिटर्न की कमांड का यूज़ किया, आप देखें मेरे काउंटडाउन टाइमर की फाइल रेड से ग्रीन कलर में शिफ्ट हो गई। अब हम अपना फ्रंट एंड यहाँ पे लिखेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। इसके अंदर हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। फ्लेक्स को बेसिकली हम यहाँ पे कॉलम वाइज रखेंगे, साथ में आप मिनिमम हाइट रख सकते हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, जो भी आप रखना चाहें। आइटम्स को हमेशा आप कोशिश करें कि सेंटर रखें, इसके साथ साथ हमेशा उनको जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करते हुए भी आइटम्स को हमेशा सेंटर रखें। आज आपको एक नई चीज़ सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो बैकग्राउंड्स को ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड्स को ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड आउट करना चाहें तो आप यहाँ पर
अपने बैकग्राउंड्स को ग्रेडियंट कलर भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक टू ग्रे ग्रेडियंट का यूज़ करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे जो है वो इसको यूज़ आउट किया है, ताकि हमारे पास यहाँ पे अच्छा सा ब्लैकिश ग्रे कलर का एक अदद बैकग्राउंड क्रिएट आउट हो जाए। अब मेरे पास बैकग्राउंड क्रिएट आउट हो गया। मैं जो यहाँ पर अपना काउंटडाउन टाइमर बना रही हूँ, उसके राइट हैंड साइड पे मैं एक लोगो भी चाहती हूँ। तो लोगो के लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल एमएसवी कमांड का यूज करती हूँ। एमएसवी कमांड के अंदर मेरे पास इमेजेस के अंदर एक सिंपल लोगो डॉट पीएनजी की फाइल अवेलेबल है, तो मैं इसको चूज कर लेती हूँ। इसको अल्टर टेक्स्ट हम जो है वो महक लोगो प्रोवाइड आउट कर देते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज अलॉट कर दी। लोगो हमारा काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्क्रीन पे काफी बड़ा लग रहा है, तो इसको भी कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। जैसे क्लास नेम में सबसे पहले हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट के साथ साथ मैं इसको टॉप ऑफ द कॉर्नर प्रोवाइड आउट करना चाहती हूँ, पैडिंग 4 रखूंगी। आप लेफ्ट राइट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। मैं राइट में भी इसका टारगेट ओपिनियन 4 रखूंगी, क्योंकि मैंने टॉप में भी 4 ही रखा था। इसके अलावा हाइट आप इसकी ऑटो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। विड्थ आपके ऊपर डिपेंड करता है, विड्थ अप्रोक्सीमेटली 40, यानी कि हमारे पास 160 पिक्सल्स जो है वो ठीक रहती है। तो मैंने डायरेक्टली उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारी इमेजेस की प्रॉपर्टीज थी वो भी क्रिएट आउट हो गई। इमेज काफी अच्छा लग रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर जो है वो। अपना मेन टाइटल लिखते हैं काउंटडाउन टाइमर का, तो हम उसके लिए H1 यूज करेंगे। H1 के अंदर मैंने सिंपल काउंटडाउन टाइमर लिखा है। आप अगर कोई लाइन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। याद रखें H1 हमेशा आपके पास कोड के अंदर एक ही मर्तबा सिलेक्ट होगा। इसके बाद हम इसमें भी कोई टेबल सीरीज की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड आउट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका टेक्स्ट देते हैं। इसका टेक्स्ट में यहाँ पे 4 एक्सेल प्रोवाइड आउट करती हूँ। फाउंड आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं फाउंड यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा बोल्ड प्रोवाइड करूंगी, ताकि अच्छा लगे। इसको हम अपर केस के अंदर डिफाइंड आउट कर देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज डिफाइन करूंगी, जो कि कहलाएगी मार्जिन बॉटम। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं कंटेनर क्रिएट आउट करूँ, बॉटम से जो उसका मार्जिन रहे वो मेरे पास यहाँ पर सिंपली 6 रहे। तो इस तरीके से मेरा एक H1 क्रिएट आउट हो गया। अब काउंटडाउन टाइमर बन रहा है, तो हमने अभी जो अपने यहाँ पे हैंडल्स बनाए हैं, स्टार्ट पाउज एंड रीसेट के, उसके लिए हमें नंबर्स भी अलॉट करने होंगे। तो नंबर्स अलॉट करने के लिए हम इनपुट फील्ड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट की कमांड का यूज करूंगी। इनपुट का टैग आप सेम अपने इमेज टैग की तरह क्लोज करते हैं। आप देखें, जैसे मैंने इनपुट क्रिएट किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट आउट होकर आ गया। इनपुट के अंदर हम टाइप बताते हैं कि आपने जिस भी तरीके का इनपुट आपको रिक्वायर्ड हो। जैसे हमने फेसबुक लोन के अंदर अपना जो है वो यहाँ पे बताया था ईमेल, यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो नंबर बताऊंगी, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर हमने नंबर्स को प्रोवाइड आउट करना है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी देना होगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज देती हूँ। जैसे कि मैं इसका एक अदद बॉर्डर लगाती हूँ। बॉर्डर की पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैंने 2 पिक्सल्स का बॉर्डर लगाया, ताकि जो है वो काफी अच्छा लगे। इसके बाद बॉर्डर को एक कलर प्रोवाइड आउट करना है, तो मैं सिंपल एक ग्रे कलर प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। उसका टारगेट मैं 400 रख रही हूँ। इसका बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट रखना होगा, ताकि मेरे पास अच्छे तरीके से ये जो है वो एक प्लेस होल्डर की तरह क्रिएट हो जाए। तो जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट रखा, यू कैन इजीली सी कि ये हमारे पास कंपाइल्ड हो गया। पैडिंग हम इसकी जो है वो 3 रखते हैं, जो कि 12 पिक्सल रहेगी। तो ये यहाँ पे इंक्रीज आउट भी हो गया। इसके साथ साथ इसका बॉटम से मार्जिन भी मैं 6 रखूंगी। इसके अंदर टेक्स्ट का एक कलर रखना होगा, तो नॉर्मली हम ब्लू कलर रखते हैं। मैं यहाँ पे स्काई कलर रखती हूँ। स्काई 600 की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं 400 का कलर यूज कर लेती हूँ। उसके अंदर जो भी कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा, उसका साइज में यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज रख रही हूँ। ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ में मैं इसको जो है वो इसका बॉर्डर रेडियस राउंडेड रखूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर ये भी क्रिएट आउट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनपुट फील्ड के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर टाइप होती है। टाइप के साथ साथ आपके पास प्लेस होल्डर होते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर लिखा हुआ आता है कि आपने क्या चीज़ दे जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ, इंटर टाइम इन सेकेंड्स। आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर कोई और चीज़ प्रोवाइड आउट करना चाहें, तो आप वो भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। मैंने स्काई कलर लिया है, काफ़ी लाइट लग रहा है। अगर आप चाहें तो स्काई की जगह वाइट कलर भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, कि अगर आपने वाइट कलर लेना हो तो आप यहाँ पे वाइट कलर भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे समथिंग ब्लू कलर भी ले सकते हैं, ताकि हमारे पास कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ नजर आए। अभी ग्रे कलर के ऊपर थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे अपने डिजायर वैल्यूज पुट करने होंगे, तो मैं सबसे पहले वैल्यू पुट करती हूँ। वैल्यू के
अंदर मुझे टाइम की प्रॉपर्टी बतानी है। टाइम की प्रॉपर्टी को मैंने 0 रखा है, 0 के साथ-साथ मैं इसको ऑप्शनल रखूँगी। टाइम कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो ऑप्शनल हो सकता है। इसके साथ-साथ टाइम क्या होगा, वो यूज़र से इनपुट लेगा मेरे पास। यानी कि यूज़र मुझे खुद से इनपुट में बताएगा कि कितना टाइम मुझे देना है। जो भी टाइम यूज़र ने दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो भी कोई यहाँ पे चेंज होगा, वो अब हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। जब भी हम कोई चेंज यूटिलाइज़ करते हैं, हमें कोई ना कोई वेरिएबल कॉन्स्टेंटली डिफाइन करना होता है। तो मैंने ई का वेरिएबल यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिफाइन किया है। ई के वेरिएबल को डिफाइन करते हुए हम अपनी सेट टाइम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास स्टैक में यूज़ की जाती है। सेट टाइम की प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हमने नंबर्स दिए हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे नंबर्स का यूज़ करूँगी और इसके साथ-साथ जो भी मेरा कोई कांस्टेंट है, उसको क्या करूँगी, उसको मैं सिंपल यहाँ पे टारगेट करवा लूँगी अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो भी कोई मेरी डिज़ायर वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंगली क्या कराऊँगी, मैं इसको टारगेट करा दूँगी। इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या रहेगी? इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी यहाँ पर बेसिकली जिसकी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है यहाँ पर एनी। तो इस तरीके से हमने जो अपनी इनपुट फील्ड थी आप देखें वो भी यहाँ पर क्रिएट आउट कर ली। अब मैं जितना भी यहाँ पे नंबर डिप्लॉय करना चाहूँगी 1000 तक मैं नंबर दे सकती हूँ। ये सारे नंबर्स मेरे पास यहाँ पर आते जाएँगे और ये मुझसे जो है वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि जो है वो आपने कितनी कंपाइलेशन करनी है। मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह प्रोवाइड आउट कर दिया था। काउंटडाउन टाइमर ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो सिंपल व्हाइट प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो टेबल इंस्टेंसेस पे वर्किंग कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हमने काउंटडाउन टाइमर की मेन हेडिंग तो प्रोवाइड आउट कर ली, लेकिन मुझे जो एक हेडिंग और प्रोवाइड आउट करनी चाहिए वो रहेगी मेरे पास रिमेनिंग टाइम की हेडिंग है। कितना टाइम रिमेनिंग रह गया है, मुझे वो भी जो है वो यहाँ पर बताना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगी, उसके लिए मैं एक अगेन डेफ क्रिएट आउट करूँगी। इस डेफ के अंदर अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डेफ के अंदर कॉलिंग करते हैं। कॉलिंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा रिमेनिंग टाइम का कांस्टेंट प्रॉपर्टी था मैंने उसको सबसे पहले यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लिया। और यहाँ पे क्या चीज़ मेरे पास लिखी होनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए सेकंड्स रिमेनिंग, कि कितने सेकंड्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग है, वो मुझे लिखा हुआ आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैम यहाँ पे एक बार ट्राई भी करते हैं कि अगर मैं 10 लिख के इसको स्टार्ट आउट करती है, अच्छा मुझे बटन्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, फिर ये स्टार्ट आउट होगा। तो यानी कि अब 10 से जब काउंटडाउन टाइमर चलेगा तो 0 तक कितने सेकंड्स रिमेनिंग है, वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए आएँगे। इसके लिए भी थोड़ी-सी जो है वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ असाइन कर लेते हैं। क्लास नेम का यूज़ करेंगे, क्लास नेम का यूज़ करते हुए इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो हम 3 एक्सेल रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए। इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे सेमी बोल्ड रख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा बोल्ड आउट होके नज़र आए। इसके साथ-साथ हमने काउंटडाउन टाइमर अपर केस में रखा है, तो इसको भी मैं अपर केस में रखूँगी और बॉटम से इसका भी जो मार्जिन है, वो मैं कितना रखूँगी, वो भी मैं 6 रखूँगी ताकि ऊपर एंड नीचे जो हमारा प्लेस होल्डर से रिलेटेड बॉटम के जो मार्जिन्स हैं, वो एक जैसे रहें। आपने जिस भी तरीके से बॉटम के मार्जिन सेट किए हों, आप उसी तरीके से यहाँ पर एक जैसे मार्जिन्स को सेट करें। इसका कलर भी व्हाइट रखेंगे ताकि हमारे पास अच्छा-सा ये लुक दे। बटन्स मैंने सोचे हैं कि हम थोड़े-से ना आज की इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर सीखेंगे कि थोड़े से ग्रेडियंट टाइप के रखें। जैसे हमने बैकग्राउंड ग्रेडियंट दिया है, तो हम बटन्स के टारगेटेड जो हमारे पास टेक्स्ट आउट हैं, उनको भी मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर हम जो हैं वो थोड़े से क्रिएट आउट करें कंसीडर करके ग्रेडिएंट के अंदर। तो यहाँ तक हमारा जो मेन थिंग था वो क्रिएट आउट हो गया। हमने अपने सेकंड्स को डिप्लॉय कर लिया, प्लेस होल्डर को क्रिएट आउट कर लिया और कितने सेकंड्स हमारे पास बचेंगे वो भी हमने डिफाइन कर लिया। लास्टली अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करते हैं, बटन्स को क्रिएट करते हैं। बटन्स को क्रिएट आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक डिफ क्रिएट करेंगे। हर बार एक डिफ में आपको क्रिएट आउट करना होता है और उसके अंदर आपने चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है। तो डिफ के अंदर बेसिकली सबसे पहला काम क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक अदद बटन को क्रिएट आउट कर लूँगी। बटन जो भी मेरे पास यहाँ पर होगा उसके लिए क्या करना होगा, बटन क्लोज़ भी कर लें सबसे पहले ताकि हमारे पास बटन जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज़ हो जाए। बटन में क्या करना होगा, बटन में हमें बेसिकली बटन को क्लिक करना है। तो बटन को हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए हम ऑन क्लिक की जो है वो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के अंदर हमने कौन-सा यहाँ पे अपना हैंडल देना होगा, स्टार्ट वाला, यानी कि जब मैं स्टार्ट के बटन को क्लिक करूँगी तो स्टार्ट वाला जो मेरे पास यहाँ पर टारगेटेड होगा हमारी कंपाइलेशन, वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगी। अच्छा, बटन का टैग मैंने डायरेक्टली बंद कर दिया, बटन का टैग डायरेक्टली बंद नहीं करते, इससे पहले मुझे जो है वो बटन लिखना पड़ेगा ताकि ये जो टैग है वो मेरा क्या हो, यहाँ पे
क्लोज हो जाए, बटन का टैग इस तरह बंद करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो बैक स्पेस है ये हम हटाएंगे, और ये बैक स्पेस जाएगा यहाँ पे। ओके, आई जस्ट थॉट मैंने एक चीज गलत कर दी है, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं बटन, ये हो गया मेरा बटन का टैग। यहाँ से इस सारी प्रॉपर्टी को हटा दें, यहाँ आए, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल भी करें, आपका जो बटन का हैंडलर होगा वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सिंपल ऑन क्लिक। पता नहीं चल रहा कि अभी ऑन क्लिक के अंदर क्या चीज़ यूटिलाइज करनी है, क्या चीज़ यूटिलाइज नहीं करनी है। ये वाला जो बटन की प्रॉपर्टी है इसके बाद आएगी, ताकि आपका ये हैंडलर यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाए। तो अभी हमने क्या किया, हमने सिंपल इस तरीके से अपना एक बटन बना लिया। अभी बटन को क्या करते हैं, बटन नज़र तो आ नहीं रहा बेचारा, तो उसको हम कुछ क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए सबसे पहले इसका टेक्स्ट दे देते हैं वाइट कलर का, ताकि कम से कम लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो हमें नज़र आने लग जाए। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसका पी एक्स देना होगा, जो कि हमारे एक्स एक्सिस की पैडिंग होती है, तो वो यहाँ पे हमने 32 दी है। इसी तरीके से हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने वाई एक्सिस की पैडिंग इसकी हाफ देते हैं, तो मैं पी वाई की पैडिंग दूंगी, और पी वाई कहलाएगा मेरे पास यहाँ पे 4। इसके साथ साथ मैं इसको राउंडेड कर देती हूँ, और राउंडेड करके मैं इसको लार्ज कर देती हूँ, ताकि मेरे पास ये बिल्कुल लार्ज होके यूज हो जाए। इसके साथ साथ इसका जो फाउंट होगा उसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ नॉर्मल, क्योंकि अब तक मैं सेमी बोल्ड वगैरह के फाउंट यूज करती आ रही थी। तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। और अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं था कि बटन में लिखना क्या है, तो नजर कैसा आएगा, तो हम सिंपल यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हैं। अच्छा, स्टार्ट जो होगा वो आपने सी एस एस की प्रॉपर्टी के बाद लिखना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करती हूँ, स्टार्ट लिख देती हूँ, ताकि स्टार्ट लिखा हुआ नजर आ जाए। तो अब क्या हुआ, स्टार्ट जो है वो मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ गया। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ये है कि बटन तो बन गया है, बाकी चीजें भी हो गई हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर सीएसएस की प्रॉपर्टी में असाइन नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टार्टिंग में जाते हैं ना, स्टार्टिंग में जाने के बाद ये अगर आपने एंडिंग में भी प्रोवाइड आउट करना हो तो आप एंडिंग में भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने ग्रेडियंट कलर्स को प्रोवाइड आउट करूंगी। इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड लेती हूँ, उसको मैं ग्रेडियंट में जो है वो शिफ्ट आउट कराती हूँ। ग्रेडियंट जो मेरे पास रहेगा वो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फ्रॉम। आप देखें अभी मेरे पास जो है क्या कहते हैं, मैंने रेडियस कलर से लिया था तो ब्लैक कलर में आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ, मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर देती हूँ। ब्लू कलर में जो है वो हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, मुझे 500 की प्रॉपर्टी ठीक लग रही है, तो हम 500 की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको यहाँ पे, मुझे टील कलर ठीक लगता है ब्लू के साथ, तो मैंने टील कलर लिया, और टील कलर भी मैं सेम रेशो में रख देती हूँ 500 तक। तो अब आप देखें मेरे पास कितना अच्छा बटन जो है वो क्रिएट आउट होकर आ गया है स्टार्ट का। लेकिन अभी मैं क्या चाहती हूँ, अभी मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा इफेक्ट देना। इफेक्ट देने के लिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है टेलविंड सीएसएस के अंदर, और मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है हावर करना। तो हम इसको हावर करते हैं। हावर में मैं कहती हूँ कि आप हावर में कलर लो, यहाँ पे ब्लू, और ब्लू से जो है वो मैंने पहले 500 की प्रॉपर्टी रखी थी, तो अब मैं इसकी एक असाइन वैल्यू रखती हूँ जो कि इससे ज़्यादा होती है, और हम 600 रखते हैं। इसी तरीके से इसके हावर करने पे भी हम 2 का यूज़ करेंगे, और सेम प्रॉपर्टी को टील की कमांड से यूज़ करेंगे। एंड टील में भी मैं जो प्रॉपर्टी रखूंगी वो कितनी रखूंगी, वो मैं 600 चूज आउट करूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से मेरा जो स्टार्ट का बटन होगा वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगा, और जो मेरा ऑन क्लिक का हैंडलर है वो यहाँ पे वर्किंग करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना पहला बटन जो है वो यहाँ पे क्रिएट आउट कर लिया। अब आप इसी तरीके से सेम टू सेम जो है वो सारे बटन्स क्रिएट आउट कर सकते हैं, एंड इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल काम करती हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करती हूँ, इसके बाद मैं इसको पेस्ट करती हूँ। तो आप देखें मेरा दूसरा बटन यहाँ पे क्या होगा, वो क्रिएट आउट होकर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने दूसरे बटन के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजेस प्रोवाइड आउट करनी है। तो मैं अपने दूसरे बटन के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस प्रोवाइड आउट कर सकती हूँ। दूसरे बटन के अंदर हमने क्या करना है, दूसरा बटन मेरा पाउस का बटन था, तो स्टार्ट की जगह यहाँ पे मैं सिंपल पाउस वाली कमांड का यूज करूंगी। एंड यहाँ पे भी स्टार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे पाउस की कमांड को यूटिलाइज कर दूंगी। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम ब्लू कलर से कलर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे समथिंग येलो टाइप की कलर में जाती हूँ, एंड येलो के साथ साथ मेरे पास अच्छा लग रहा है ये कलर भी टील के साथ, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको थोड़ा सा ऑरेंज रख लेती हूँ। आपने नीचे भी चेंजेस सेम इसी तरीके
तरीके से करनी है यहाँ पर भी, ताकि हमारे पास जो है वो दोनों हावर करने पे भी सेम जो है वो कलर यूटिलाइज़ हो। अगर आप सिंपल ब्लैक कलर्स रखते हैं, हावर करने पे उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से भी कलर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे जो 2 बटन्स थे वो क्रिएट हो गए सिंपल। इसी तरीके से अपना तीसरा बटन क्रिएट करेंगे। तीसरे बटन को क्रिएट करते हुए कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? अब हम यहाँ पे रीसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंड मैं इसको सिंपली रीसेट अलॉट कर दूँगी एज़ अ कीवर्ड। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे अलॉट हो गया। रीसेट के लिए भी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी-सी चेंज करते हैं अब, क्योंकि रीसेट है तो रेड कलर में अच्छा लगेगा और टील कलर के साथ-साथ मैं यहाँ पे समथिंग पिंक कलर के अंदर इसको शिफ्ट कर देती हूँ। आपने बाकी कोड में भी इसी तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर देनी है, ताकि हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएँ। तो स्टार्ट, पाउज़ एंड रीसेट हमारे पास सेट आउट हो गया। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता लग रहा होगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते की जो है वो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर 10 जो है वो इसको यूटिलाइज़ करूँ, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें, तो आप देखें हमारा काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। अगर मुझे इसको पॉज़ करना हो तो मैं इसको पॉज़ कर दूँगी, और अगर मुझे इसे रीसेट करना हो तो मैं इसको सिंपली रीसेट भी कर दूँगी। तो आप इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली नंबर प्लेस होल्डर से भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और इसको जब भी आप स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर कंपाइल होता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा एम्प्टी-एम्प्टी सा लग रहा है, तो एक अच्छा-सा फूटर जो है वो हम ऐड आउट करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड आउट करना चाहें तो आप जो है वो फूटर को ऐड आउट करें, और अगर आपने फूटर नहीं ऐड आउट करना हो तो आप फूटर को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फूटर दे रही हूँ, अंडर द सुपरविजन ऑफ महक आलमगीर। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर कोई और बात लिखना चाहें तो आप जो है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पर इसकी टेलमेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ अलॉट आउट करती हूँ। अब ये ब्लैक कलर के अंदर है, तो जब तक आप देखें कि हमारे स्क्रीन पे हमारा काउंटडाउन टाइमर किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। इसके अंदर मैं सिंपल सी एक जो है वो टॉप से पैडिंग प्रोवाइड आउट कर दूँगी 10, ताकि ये हमारे पास स्मॉल डाउन हो जाए, और इसके साथ-साथ टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैंने सिंपल ब्लैक टेक्स्ट रखा है, और इसके साथ-साथ टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा लग रहा है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, टेक्स्ट को यहाँ पे स्मॉल प्रॉपर्टी अलॉट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने अपना काफ़ी अमेजिंग सा काउंटडाउन टाइमर क्रिएट किया, और हमारा काउंटडाउन टाइमर 100% वर्क भी कर रहा है। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको पॉज़ कर सकते हैं, और आप इसको जब चाहें इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो काउंटडाउन टाइमर की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक मेरी नेक्स्ट जेस्ट इन उर्दू की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया, तो मेक श्योर कीजिए कि इसे भी लाज़मी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।